नमस्कार। मॉर्निंग वॉक विथ इंडियन साइंटिस्ट में आपका स्वागत है। हमारे आज के महान भारतीय वैज्ञानिक हैं सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। विश्व में अनेक महान वैज्ञानिक पैदा हुए हैं। उन्होंने विज्ञान के लिए, आविष्कार करने के लिए यातनाएं सही, अपना सब कुछ लुटा दिया, परंतु उनके द्वारा किए गए आविष्कार ने उन्हें अमरत्व प्रदान कर दिया। ऐसे ही एक महान विभूति हैं प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस भौतिकी शास्त्र, गणित, अंग्रेजी तथा जर्मन के ज्ञाता थे। उनका जन्म कलकत्ता में 1 जनवरी 1894 ईस्वी के हुआ था। इनके पिता का नाम श्री सुरेंद्र नाथ बोस था। सत्येंद्र नाथ बोस पढ़ने में बचपन से ही बहुत अधिक मेधावी थे। स्कूल में ही उन्हें गणित की परीक्षा में 100 में से 110 अंक प्राप्त हुए थे, क्योंकि उन्होंने सभी प्रश्नों को कई तरह से हल कर दिया था। अध्यापक ने सत्येंद्र की प्रतिभा से प्रसन्न होकर भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर पाइथागोरस बनेगा। स्कूल के बाद सत्येंद्र नाथ बोस बड़े होकर प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता चले गए। वे पढ़ने में इतने अधिक तेज थे कि उनके साथी जानते थे कि सत्येंद्र को पीछे करना बहुत कठिन है, अतः वह उनके साथ परीक्षा देने में घबराते थे। कुछ साथी तो अपना विषय बदल देते थे तथा कुछ उस वर्ष परीक्षा ही छोड़ देते थे। सत्येंद्र नाथ ने 1915 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी विज्ञान की MSc की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया। वह विदेश जाकर उच्च अध्ययन करना चाहते थे, परंतु उनके पास साधनों की कमी थी, जिसके कारण वे न जा सके और देश में ही रहकर जर्मन तथा फ्रेंच का अध्ययन करने लगे। सन 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक ढाका विश्वविद्यालय में उन्होंने व्याख्याता के पद पर कार्य किया। सन 1921 ईस्वी से 1924 ईस्वी तक वे रीडर के पद पर रहे। ढाका के जीवन में, रमणीय जीवन में उनका मन रम गया और यहीं पर शोध कार्य प्रारंभ किया। परमाणु के मूल कणों के भीड़ के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए मैक्सवेल तथा बोल्ट्जमैन सांख्यिकी में संशोधन किया गया और जर्मन पत्रिका में बोस आइंस्टीन सांख्यिकी छपा। इससे सत्येंद्र नाथ बोस विश्व वैज्ञानिकों में शामिल हो गए। सन 1924 से 1926 ईस्वी तक बोस को आइंस्टीन और मैडम क्यूरी के साथ भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। यही कारण है कि प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस को और उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। मैडम क्यूरी बोस के आविष्कारों से परिचित थी और यह सोचती थी कि यदि बोस फ्रेंच जानते तो वह उनको काम पर अपने रख लेती। बोस की भी हार्दिक इच्छा मैडम क्यूरी के साथ काम करने की थी। जब बोस उनके पास काम मांगने गए तो उन्होंने जवाब दिया, जाओ पहले फ्रेंच सीख कर आओ। बोस ने
तुरंत ही फ्रेंच में ही उत्तर दिया, मैडम मुझे फ्रेंच बचपन से ही आती है। मैडम क्यूरी ने आश्चर्यचकित मुद्रा में उन्हें अपने टीम में शामिल कर लिया, उन्हें अपने साथ रख लिया। सत्येंद्र नाथ बोस ने आइंस्टीन के साथ शोध कार्य किया था। एक बार जब ढाका विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ी तो बोस सोच रहे थे कि क्या करें। उनकी आत्मा प्रमाण पत्र मांगने के लिए गवाही नहीं दे रही थी, क्योंकि अभी डॉक्टरेट की उपाधि मिली नहीं थी। जब यह बात आइंस्टीन को मालूम हुई तो वे हैरान होकर बोले, क्या इतने बड़े वैज्ञानिक को मेरे प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़नी चाहिए? तुम्हारी महान खोजें क्या प्रमाण पत्र से कम हैं? क्या भारतीयों को तुम पर विश्वास नहीं है? इतना कहकर उन्होंने तुरंत प्रमाण पत्र दे दिया तथा उन्हें 1921 ईस्वी में नौकरी भी प्राप्त हो गई। सन 1929 ईस्वी में बोस को भौतिकी कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1945 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ बोस को कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष बनाया गया। एक दिन प्रोफेसर नील्स बोहर का व्याख्यान कलकत्ता विश्वविद्यालय में चल रहा था और डॉक्टर बोस आंखें बंद कर उनका व्याख्यान सुन रहे थे। अचानक बोहर रुक गए और प्रोफेसर बोस से मदद करने को कहा। बोस ने आंखें खोली, बोर्ड पर गए, प्रश्न हल किया, समझाया तथा वापस आकर अपनी जगह पर पुनः बैठ गए। 1949 ईस्वी में बोस को राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया। सत्येंद्र नाथ बोस सन 1952 से 1958 ईस्वी तक राज्यसभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने यह मांग उठाई थी कि समस्त वैज्ञानिकी एवं तकनीकी कार्य हिंदी अथवा राष्ट्रीय भाषाओं में किया जाए। इस पर उनके कुछ वैज्ञानिक साथियों ने ही मजाक उड़ाया। विरोध करने वाले वैज्ञानिकों पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा, तो इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो उस भाषा को नहीं चाहते जिसमें उनकी माँ ने लोरियाँ सुनाई हो, बल्कि उस भाषा को चाहते हैं जिनमें विदेशियों ने फटकार पिलाई हो। 1956 ईस्वी में अवकाश ग्रहण करने के पश्चात वे विश्व भारती के उपकुलपति हुए। 1958 ईस्वी में लंदन की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना सदस्य मनोनीत किया। 1958 में ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया तथा 1959 ईस्वी में 1959 में उन्हें राष्ट्रीय अध्यापक का पद प्राप्त हुआ। ऊंच पदों पर रहते हुए भी वे बराबर शोध कार्य करते रहे। उनके नाम पर समस्त मूल कणों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें बोसान तथा फर्मियान कहते हैं। इन कणों का अध्ययन भौतिकी शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 80 वर्ष की आयु में 4 फरवरी 1974 ईस्वी को उनका देहांत हो गया, परंतु वे भौतिकी एवं गणित के क्षेत्र में भारत एवं विश्व समुदाय के बीच सदैव चिर स्मरणीय बने रहेंगे। इसी प्रकार से अन्य और भी भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने और भी बहुत से भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में बताया है, तो आप चैनल के सब्सक्राइब करें और चैनल पर जाएं तो आपको और भी भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में जानने को मिलेगा। धन्यवाद।